नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न इलाकों में जाकर रैली करेंगी। इसी के तहत उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री की एक रैली आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि बीजेपी आगामी 30 मई से 30 जून तक पूरे देश में महाजन संपर्क अभियान चलाने जा रही है। इसी अभियान के तहत जून में पीएम मोदी की उत्तराखंड में एक बड़ी रैली होगी। इसके लिए 19 और 20 मई को प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम बने हुए हैं और पहले से भी चूँकि उनकी स्वयं की भी इच्छा है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएँ और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की भूमि से, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है और हम सभी को इंतज़ार रहता है, समूचे उत्तराखंड वासियों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि उनके कालखंड में अनेक योजनाएँ जो प्रस्तावित थी या जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वीकृत हुई हैं। इसलिए उत्तराखंड से उनका लगाव है और उत्तराखंड वासियों को भी उनका इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी उत्तराखंड दौरे को लेकर अभी से ही प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को चुनावी दौरा बताते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री को मजबूरी में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी माहौल बनाने के लिए उत्तराखंड में आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, लेकिन ये उनका चुनावी दौरा ही होगा। तो निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। तो देश के प्रधानमंत्री ने तो आना ही है। ये चुनाव के दृष्टिगत जो है ये दौरा है। प्रधानमंत्री जी लगातार जो है उत्तराखंड का भ्रमण करते रहते हैं और आएंगे, तो स्वागत है उनका इस राज्य में आने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बीजापुर अतिथि गृह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों के बीच कृषि से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सरकार ने दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए ही पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही मौसम में सुधार होगा, सरकार पंजीकरण से रोक हटा लेगी। देखिए, चूँकि चार धाम की तीनों धामों पर यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ में केवल बाबा केदार का जो स्थान है वहाँ पर बार बार मौसम ख़राब हो रहा है। कुछ ग्लेशियर भी बीच में आ गए थे और ये यात्रियों की सुविधा के लिए, जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा न हो, उनको परेशानी न हो, इसलिए बीच में रजिस्ट्रेशन रोके गए थे और मौसम के कारण ही ये सब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मौसम ठीक होगा तो यात्रा सुचारू रूप से होंगी और सभी भक्तों को बाबा केदार के दर्शन होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जिन भी लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है, वे सभी खुद ही सरकारी जमीनों को खाली कर दें, वरना सभी का नंबर आएगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकारी जमीनों पर हुए प्रत्येक अवैध कब्जों को सरकार हटाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चलाए जा रही अतिक्रमण हटाओ अभियान को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि सभी सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण नहीं हटा लिया जाता। देखिए, ये हमने पहले भी कहा है कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध कब्जा है सरकारी ज़मीनों पर, किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको हम हर कीमत पर हटाएंगे
और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थानों पर, तो अच्छा होगा। स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने 21 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नवनियुक्त हुए डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजों में 171 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा 2025 तक मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी उपलब्ध कराई जाएगी और जल्द ही 3000 नर्सिंग स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अस्पतालों के महत्वपूर्ण पद जैसे लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के 350 पदों पर जल्द भर्ती होगी। 25 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में बना ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं 171 जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भेजे हैं, सरकार की ओर से सबको बधाई दे रहा हूं उनको कि अब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की दिक्कत नहीं रहेगी। अभी हम एसोसिएट प्रोफेसरों के भी पद निकाल दिए हैं और प्रोफेसरों के भी जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। हमारा टारगेट है सरकार का कि 2025 तक हम मेडिकल कॉलेजों में 90% फैकल्टी भरने का टारगेट हमने रखा है और बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। अभी 3000 नर्सिंग स्टाफ भी हम रख रहे हैं और वो वर्षवार रखे जाएंगे सभी। अभी हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जितने लैब टेक्नीशियन हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हैं, ओटी टेक्नीशियन हैं, इनके भी लगभग 350 पदों की नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं ताकि जितने भी हमारे एमबीबीएस के बच्चे हैं उनको फैकल्टी की दिक्कत बिल्कुल न रहे। और बहुत जल्दी यहाँ के ऑडिटोरियम का अब उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे अजय भट्ट जी और मैं खुद यहाँ आने वाले हैं और लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम बन गया हमारा। उसका भी बहुत जल्दी हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। एमआरआई मशीन भी यहाँ गई है और बहुत जल्दी उसका भी हम लोग विधिवत। धुले के जंतर मंतर पर बीते 1 महीने से धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने लालकुआं की तहसील प्रांगण में पहुंचकर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने बीजेपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ब्रजभूषण सिंह की सांसद सदस्यता खत्म किए जाने की भी मांग की। द्रौपदी मुर्मू जी को एक ज्ञापन दिया हुआ है जो विगत 1 महीने से करीबन महिला पहलवान जो है जंतर मंतर में दिल्ली में बैठी हुई हैं और हम चाहते हैं कि हम उनका सहयोग करें और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि ब्रजभूषण सिंह जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और WIF के सदस्य हैं और वहाँ पर भाजपा सदस्य भी हैं, तो उनको अपने पद से हटाया जाए और उनके विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज करी जाए, महिला पहलवानों को न्याय मिले। इसलिए हमने आज ये ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भेजा हुआ है और हम चाहते हैं महिला पहलवानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा न्याय हो और उनका आंदोलन जिस तरह आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय में फैलने वाला है तो उसी तरह पूरे अंतर्राष्ट्रीय उसमें फैले और सारी महिला पहलवान आके ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन को इतना भयंकर तरीके से खड़ा करते कि ताकि उन पर एफआईआर दर्ज भी हो और उन्हें पद से वहाँ से हटाया जाए और उनको न्याय मिल सके। हम इसीलिए कहना चाहते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन भेजा है जिसमें हमने मांग की है कि जो महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इतने दिन से वो धरने पर बैठे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए हमने मांग करी है कि जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाया जाए और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, उनको सजा मिले और उन्हें न्याय मिले।
G20 के कार्यक्रम को लेकर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने श्यामपुर क्षेत्र में बाहरी राज्यों से आकर किराए पर रहने वालों का सत्यापन किया। इस दौरान 319 सत्यापन पुलिस ने किए। मौके पर 40 किराएदार बिना पुलिस सत्यापन के रहते हुए पकड़े गए, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए जमकर फटकार लगाई। इस दौरान मकान मालिकों को भी आड़े हाथों लिया गया। आपको बता दें कि किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने पर मकान मालिकों के चालान काटकर जुर्माना लगाया गया। विश्वनाथ जगदीशला डोली हर वर्ष गंगा दशहरा से 1 महीने पहले हरिद्वार से उत्तराखंड की यात्रा पर निकलती है। इसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर 11,500 किलोमीटर की यात्रा को तय किया जाता है। यात्रा का उद्देश्य देव संस्कृति को बचाना है और उत्तराखंड को तीर्थाटन प्रदेश बनाना है। देवडोली पिछले 24 सालों से हर वर्ष उत्तराखंड भ्रमण करती है। इसी कड़ी में मंगलवार को देवडोली देहरादून के शहीद स्मारक स्थल पर पहुंची, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस मौके पर यात्रा के संयोजक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने यह कहा कि 254 स्थानों को डोली ने चिन्हित किया था, जिनको तीर्थाटन से जोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया है। हालांकि शहीदी स्मारक पहुंचने के पश्चात यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी भावुक हो गए और उन्होंने सरकार पर वार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पोस्टर तो प्रदेश भर में हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड जिन शहीदों के दम पर बना था, उनका ही कहीं कोई पोस्टर नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। हमारे होल्डिंग से स्पॉट है, वो स्पॉट पे हमारे उत्तराखंड के उन शहीदों की फोटो लगनी चाहिए, ताकि विश्व को पता चले कि इस राज्य के लिए किसने कुर्बानी की। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की फोटो कहीं नजर नहीं आती है, जो हमारे उत्तराखंड के गांधी कहलाते हैं। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के होल्डिंग सारे उत्तराखंड में जगह जगह नजर आते हैं। अरे कम से कम इस बात को तो सोचिए कि तीर्थ यात्रा चल रही है और इस तीर्थ यात्रा में जो है हमारे शहीदों के पोस्टर होल्डिंग भी लगने चाहिए। ये हमारी आज इस शहीद स्थल पर आकर के मांग है। ये और डोली आज पहली बार उन शहीदों की आत्मा के शांति के लिए भी आई है और यमुनोत्री धाम में, केदार धाम में, बद्रीनाथ धाम में, गंगोत्री धाम में इन शहीदों की आत्मा के लिए भी दुआ मांगेगी। ये आज की यात्रा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। चारधाम यात्रा अपने चरम पर होने के कारण अब पौड़ी में बस और टैक्सी की कमी यात्रियों की मुसीबतों को बढ़ा रही है। आलम यह है कि अब टैक्सी संचालक यात्रियों से अधिक किराया वसूलने लगे हैं। दरअसल पौड़ी से भी अधिकतर बसें और टैक्सी इन दिनों चारधाम यात्रा रूट पर दौड़ रही हैं, जिससे मुख्यालय में बस और टैक्सी की भारी कमी देखी गई है। ऐसे में मुख्यालय आने जाने वाले यात्रियों के साथ ही अन्य क्षेत्रों को जाने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करने के बाद जैसे तैसे टैक्सी तो मिल रही है, लेकिन टैक्सी संचालक यात्रियों से अधिक भाड़ा भी वसूल रहे हैं। तो वहीं आरटीओ पौड़ी ने बताया कि अगर वाकई यात्रियों से अधिक किराया वसूला जा रहा है तो परिवहन विभाग की टीम चेकिंग अभियान में तेजी लाकर ऐसे टैक्सी संचालकों पर उचित कार्रवाई भी अमल में लाएगी। देखिए जी, प्रशासन ने मतलब जो भी गवर्नमेंट ने सारी बसें चारधाम यात्रा रूट में लगा दी है और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो रोज़मर्रा जिनका आना जाना पौड़ी होता है, उनको बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना तो कोई बस है, सारी बसें वहाँ लगी पड़ी हैं और बाकी यहाँ पे शिकायत भी आ रही है कि ड्राइवर लोग मनमर्जी का पैसा वसूल रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से, आरटीओ से निवेदन है कि आप इसके ऊपर थोड़ा जांच कीजिए इसकी, ताकि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। यहाँ तक है भी कि जो बसें जो है चारधाम में लगी हैं और जो लोकल रूट है उस पर दिक्कत होती है। अभी हमारे सामने से कोई ऐसा वो नहीं आया है, प्रकरण नहीं आया है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी उसके लिए हमने जो हमारी बस यूनियंस हैं उनको हमने पहले इतला किया हुआ है कि जो बस चारधाम करके वापस आएगी वो अपने रूट पे जाएगी और किसी प्रकार से लोकल रूट को जो है बाधित नहीं किया जाएगा।
दूसरा, हमने जो लोकल रूट पे जो हमारे जितने भी यूनियंस हैं उनसे भी हमने बात की है कि आप अपने जो यूनियन की टैक्सी मैक्सी हैं उनको भी आप प्रत्येक रूट के लिए आप 10 जो टैक्सी आप रखेंगे, जिससे कि जनता को दिक्कत न हो और उन्हीं रूटों पर जो उनका संचालन। उत्तराखंड सरकार की ओर से पर्यटन को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अल्मोड़ा जनपद में जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। अल्मोड़ा जनपद पर्यटन व्यवसाय के लिए वीरचंद सिंह गढ़वाले योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को वाहन होमस्टे योजना पर मिशन मोड पर कार्रवाई शुरू कर रही है। अभी तक अल्मोड़ा में 200 से अधिक होमस्टे विकसित कर रोजगार से जोड़ा जा चुका है। वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना में वाहन और गैर वाहन मद में, इसके साथ ही जो होम स्टे योजना है लोन आधारित, उसमें भी काफ़ी आवेदन इस बार जिले को प्राप्त हुए हैं। लक्ष्य के सापेक्ष समस्त आवेदन जो ऑनलाइन प्राप्त हैं उनकी सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके आज जो लाभार्थी हैं उनके साथ साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। उसके बाद ये आवेदन बैंकों को प्रेषित कर दिए जाए। हरिद्वार में अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर प्रधान संगठन से जुड़े कई ग्राम प्रधानों ने हंगामा किया। प्रधानों ने तहसीलदार रेखार्य पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। हालांकि तहसीलदार रेखार्य ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि प्रशासन नियमानुसार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर कई जगह पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने छापेमारी करने गई टीम को गुमराह करने की कोशिश भी की थी। को सूचना दी तो मैम ने सीधा ये कहा मुझे कि मेरी लोकेशन पूछोगे आप, तो तू रख से बात की, एसएफबी से बकवास कर रहे हो आप, तो क्या मैम को क्या अधिकार है एक प्रधान प्रतिनिधि के नाते से ऐसे होने के नाते बात करते हो? और क्या मैं आपका नंबर पुलिस में दे रही हूँ, वो देखेंगे आपको। तो ये कहना चाहूँगा कि हमें डीएम सर के पास जाना पड़े तो उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए बस, कि हम किसी भी सूरत में हम ये असभ्य जो दुर्व्यवहार किया है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी जाती है कि भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत शिव मंदिर के पास अवैध खनन हो रहा है और वो कहते हैं कि आप वहाँ पे मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। हमने उनके कहे अनुसार वहाँ पर पहुँचते हैं, परंतु वो व्यक्ति आधे घंटे तक वहाँ पर नहीं आता है। हम उनसे लगातार फ़ोन पर संपर्क करते हैं, उनके द्वारा उस दौरान कोई फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया जाता है। बस यही, उसके बाद हम आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण भ्रमण किया गया था, वहाँ पर हमें कोई भी निरीक्षण के दौरान कोई अवैध खनन की गतिविधि नहीं पाई गई। उसके बाद हम अपनी अगली सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में अटल आदर्श विद्यालयों का प्रतिशत 50 होने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश के बाद अब विभाग हरकत में आ गया है। अल्मोड़ा में इसे लेकर जनपद के शिक्षकों के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बैठक कर उन विद्यालयों की समीक्षा की है जहां बच्चों के परिणाम अधिक खराब आए हैं। बता दें कि जिले में 22 अटल आदर्श विद्यालय हैं, जिनमें से 13 विद्यालयों में 10वीं के 431 में से 177 की कंपार्टमेंट आई है, जबकि 12वीं में 878 विद्यार्थियों में से 244 की कंपार्टमेंट आई है। आपको बता दें कि हाई स्कूल में 53% और इंटर में 64% रिजल्ट रहा है, जिसको लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट ने कहा कि इतने कम प्रतिशत को लेकर सभी विद्यालयों के शिक्षकों को समीक्षा कर इसका कारण पूछा गया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी, बायो, इकोनॉमिक्स के विषयों पर कंपार्टमेंट आई है, जिसके लिए अब कंपार्टमेंट वाले बच्चों की तैयारी कराने के आदेश दिए गए हैं। इस समय वैसे हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पूरे अटल उत्कृष्ट के 22 विद्यालय हैं, लेकिन इस समय जो सीबीएसई का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था वो 13 विद्यालय थे, जिनमें हाई स्कूल में हमारा 53.56 रिजल्ट रहा और इंटर में हमारा 63.18 रहा। तो आज इसी चीज़ के लिए समीक्षा रखी गई है कि ये जो रिजल्ट सीबीएसई का पहला रिजल्ट हमारे विद्यालय द्वारा निकला हुआ है कि ये इसमें ये प्रतिशत कम होने का क्या कारण रहा और हमें आगे क्या करना होगा। तो सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स मैंने बुलाए हैं, बीओज बुलाए हैं, तो यही समीक्षा हो रही थी। मैंने इसमें समीक्षा में देखा कि अधिकांश विद्यालयों में जो देखा जा रहा है बच्चों की फेल तो बहुत कम है, लेकिन कंपार्टमेंट है, जितने भी हैं बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं, तो उसमें भी हमने देखा कंपार्टमेंट में अंग्रेजी और बायो और कुछ में इकोनॉमिक्स में, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में कंपार्टमेंट देखी गई है।
तो बच्चों के अब कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम शायद जुलाई में होगा, तो उससे पहले ये है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स ग्रीष्म अवकाश में स्कूल तो आएंगे ही। इसके साथ ही अभी उन्होंने ये कहा है, हमने ये कहा है कि आप स्कूल में बहुत से प्रिंसिपल का ये कहना है कि हम 1 या 2 घंटा हम अतिरिक्त समय भी देंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा तैयारी में मुझे ये लगा है, इन्होंने जो पैटर्न है सीबीएसई का और उत्तराखंड बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें शायद ये लोग थोड़ा कहीं गैप कह रहे हैं कि वहाँ पेपर किस तरह के आते थे, यहाँ किस तरह के आते थे। तो उन पेपरों को भी, पुराने पेपरों को भी उन बच्चों के साथ रिवीजन कराया जाएगा और इस तरह से तैयारी कराई जाएगी। और अगर ये कंपार्टमेंट वाले हमारे सारे बच्चे अगर यहाँ हमारे पास हो जाएंगे तो हमारा ये रिजल्ट। सिंगल यूज प्लास्टिक के निगम और प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन शहरवासी हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं। यहां खुद ग्राहक दुकानदार से सहूलियत के लिए पॉलिथीन मांग रहा है, तो कहीं दुकानदार खुद ही पॉलिथीन मुहैया करवा रहे हैं। लगातार कार्रवाई के बाद भी शहर पॉलिथीन मुक्त नहीं बन पाया है, तो वहीं हाल में मंडी क्षेत्र में लगने वाले ठेलों पर चालानी कार्रवाई से सबक लेते हुए फल सब्जी फुटकर व्यापार समिति मंगल पड़ाव की ओर से यहां पहुंचने वाले ग्राहकों और दुकानदारों को कपड़े और कागज के थैले बांटे गए। इस मौके पर मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला भी मौजूद रहे। नगर निगम द्वारा या सरकारी मशीनरी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम जो दंडात्मक होते हैं, समय समय में पॉलीथीन को रिकवर करना, जुर्माना लगाना, लाखों रुपया जुर्माना लग चुका है। उसके बाद भी पॉलीथीन की विक्रय और पॉलीथीन का यूज़ अभी भी जारी है। ये केवल हम सोचे कि कोई भी विषय, सरकारी कार्य या कोई भी ऐसे कार्य जिनमें जब तक जनता जागरूक नहीं होती है, जनता उसमें सहयोग नहीं करती है, आम जनमानस उसमें सहयोग नहीं करते हैं, तो वो रुक पाना, उसकी रोकथाम बड़ा मुश्किल होता है। नगर निगम के में महापौर का दायित्व आप लोगों ने दिया है। हम लोग भी भरसक प्रयास करते हैं कि किसी तरह जागरूकता के माध्यम से कार्यक्रम ये चीज़ें हो जाए, लेकिन फिर भी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालयों के द्वारा समय समय पर पॉलीथीन उन्मूलन को लेकर बड़े सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और हम सबको भी चेतना चाहिए, हम सबको भी जागना चाहिए कि कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज शहर के अंदर जितनी भी ड्रेनेज संबंधी समस्याएं हो रही हैं, वो सब की सब आपकी पॉलीथीन के कारण हो रही है। जितने भी जंतु जैसे आवारा पशु हैं, वो इसको खा लेते हैं, वो भी बीमार पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। और हम जानते हैं कि लाखों वर्ष तक भी ये पॉलीथीन अगर ज़मीन में पड़ी हो तो यथावत रहती है। तो ये सब हम लोगों का फर्ज है कि जैसा प्रकृति नैसर्गिक सौंदर्य से ओत-प्रोत हमें ये पृथ्वी मिली है, इसी नैसर्गिक ओत-प्रोत से पृथ्वी को हम अपने आने वाले जनरेशन को दें, हम अपने वाली पीढ़ी को दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि खासकर पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो पॉलीथीन फुल रूप से बंद है और निगम द्वारा काफी महीनों से प्रयास किया जा रहा था कि व्यापारी पॉलीथीन बंद करें और ग्राहक भी पॉलीथीन का उपयोग ना करें, लेकिन प्रयास में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। तो जब परसों हमारे व्यापारियों को चालान कटा और उनका उत्पीड़न हुआ, उसको लेके हमें एक प्रेरणा भी मिली। हमने अपने सारे व्यापारियों की आम सभा बुलाई, आपके माध्यम से सारे चैनलों में, सारे समाचार पत्रों में लगा, उससे हमें प्रेरणा मिली। हमने अपने व्यापारियों से अपील की कि किसी भी कीमत पे पॉलीथीन का प्रयोग ना करें और कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, अखबार के थैलों का प्रयोग करें, जिसका असर हुआ कि 99% व्यापारियों ने पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर दिया, हमारे छोटे व्यापारियों ने। और ग्राहकों से हमने अपील की घर से थैले लेके आए। आज हम कम से कम 3 कुंटल अखबार की थैली व्यापारियों को बांट रहे हैं और ग्राहकों को थैले बांट के ये प्रेरित कर रहे हैं कि कल से वो सब्जी या फल या कुछ भी लेने आए तो घर से कपड़े के थैले लेके आए। ये हमारी मांग है। ये रुड़की में हरिद्वार जनपद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं। मौके से 3 बदमाश फरार हो गए। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बुग्गावाला थाना क्षेत्र के सावनसेर के जंगल में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने कॉम्बिंग शुरू कर दी। इसी बीच गौ तस्करों की ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई, तो वहीं जवाबी फायरिंग के दौरान 2 गौ तस्करों को गोली लग गई है, जबकि मौके से उनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए हैं। तो वहीं सूचना मिलते ही हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने फरार हुए बदमाशों की तलाश की, लेकिन हाथ नहीं आ सके। तो वहीं दोनों घायल बदमाशों को रुड़की के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार चल रहा है।
बुग्गावाला थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी, ये अर्ली मॉर्निंग जो है काफ़ी, तो उसमें जो है भगवानपुर पुलिस बुग्गावाला और हमारी कसौजी CIU की जो टीम है रुड़की की, ये पूर्व में अभी जो बादराबाद में अभी हुआ था इनकाउंटर, उसके अभियुक्त की तलाश में भी टीम लगी हुई थी। तो सूचना के आधार पर जब गांव में गए तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मवेशी मिले जो बंधे हुए थे और वहाँ पर 4 से 5 लोग करीब बताए गए थे, क्योंकि वो काफ़ी खेत वगैरह थे वहाँ पर। तो जब उनकी घेराबंदी की गई तो भागे, उससे भागने पर 2 बदमाशों को, जो एक चांदपुर का रहने वाला है इसमें आस मोहम्मद, ये इस पर 4-5 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही साथ इसमें भगवानपुर का रेहान है जिस पर हिस्ट्री शीटर भी 8 मुकदमे दर्ज हैं, गौकशी के भी अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। तो इनके 2 लोग के इसमें भागने के दौरान जो जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, 3 लोग इसमें फरार है। तो अभी वो कॉम्बिंग चल रही थी, इसीलिए हम लोग वहाँ पर सभी अधिकारीगण वहाँ पर थे और अभी भी फोर्स लगा हुआ है। हाँ, ये जो इसमें एक जो कनेक्टेड आस मोहम्मद, कहीं ना कहीं उसमें से एक फरार जो 15,000 का जो इनामी है उसमें गुल्लू, उसका ही रिश्तेदार है। तो ये गैंग मेरे ख्याल से काफ़ी समय से इधर सक्रिय था सहारनपुर में और आसपास हमारे जो देहात का क्षेत्र है। तो इसीलिए जो हमारी जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर ये कार्रवाई भी चल रही है, घेराबंदी चल रही है, तो मुझे लगता है वो भी जल्दी पकड़ा जाएगा। हाँ, इसमें 3 लोग अभी जो है इसमें मौके से फरार हुए हैं जिनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अभी मिले। फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।